हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। ये आपकी 7th नंबर की प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ पहला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, जो कि पैसेज से रिलेटेड है। आइए पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज है, माई मदर डेविड वॉज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर, बोथ ऑफ देम शेयर्ड a love of mother nature and of food that they had grown themselves. Whenever his schedule permitted, he would drop in for a short visit and a cup of coffee. One day, when he found no one home, he left a chunk of dirt on her porch. This started what was later to be known as his calling card. Grandmother would come home occasionally and instantly know that the way had been by when she spotted the chunk of dirt on her porch. Although grandmother had a poor upbringing in Italy, she managed to do well in the United States. She was always healthy and independent and enjoyed a fulfilling life. Recently, she had a stroke and died. Everyone was saddened by her death. David was disconsolate. His lifelong friend was now gone. आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसकंसोलेट। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है, डिवास्टेटेड, हिलेरियस, एक्सिबरेंट एंड सोम्ब्रे। आंसर क्या हो जाएगा 41 का? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सिबरेंट। ओके, जैसे यहाँ पे पूछा है क्या, डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट मीन्स क्या होता है? निराशा या उदासी। ठीक है, डिसकंसोलेट माने होता है निराशा। ओके, और एक्सिबरेंट मीन्स क्या होता है? उल्लासपूर्ण। ओके, तो इसका अपोजिट पूछा था, तो डिसकंसोलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सिबरेंट। ओके, नेक्स्ट है, डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव ए डैश as a shine on grandma's porch if she was not at home. Okay, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, शेड्यूल, चंक ऑफ डर्ट, कॉलिंग कार्ड, कप ऑफ कॉफी। ओके, तो 42 का आंसर हो जाएगा चंक ऑफ डर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फाइनल। फाइनल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, अलाउड, फॉरबिडन, फॉर्मल एंड कंक्लूडिंग। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंक्लूडिंग। ओके, फाइनल मीन्स क्या होता है? अंतिम या निर्णायक या आखिरी। कंक्लूडिंग मीन्स भी होता है अंतिम या आखिरी। ओके, तो ये सभी जो है फाइनल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंक्लूडिंग। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। गुडविल। ओके, तो एंटोनिम पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है गुडविल का। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है, फेलिसिटी, इंसैनिटी, हॉस्टिलिटी एंड फैसिलिटी। ओके, तो आपका गुडविल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हॉस्टिलिटी। ओके, गुडविल मीन्स क्या होता है? गुडविल मीन्स सद्भावना होता है। ठीक है, और हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है? विद्वेष या विरोध या शत्रुता। ओके, हॉस्टिलिटी मीन्स विरोध या शत्रुता होता है, और गुडविल मीन्स क्या होता है? सद्भावना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एनार्चिस्ट, इगोइस्ट, एथीस्ट या साइनिक। ओके, तो कह रहा है नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या कहलाता है? अथीस्ट। ओके, अथीस्ट में ईश्वर में विश्वास करता है उसे थीस्ट कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो उसे अथीस्ट कहते हैं, यानी कि नास्तिक कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म दिया है, अर्थ भेद दिया। ओके, एक तरफ दिया है क्या? अभिराम, अविराम, इसका अर्थ दे रहा है स्थिर, लगातार। आदि, आदि दिया है आरंभ, अभ्यस्त। अचल, अंचल दे रहा है स्थिर क्षेत्र। अयश, अयश दे रहा है बदनामी या लोहा। ओके, तो हमारा आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा अर्थ में सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभिराम। अविराम का अर्थ जो है स्थिर, लगातार नहीं, बल्कि देखिए अभिराम का होता है मोहक। ठीक है, यहाँ पे ये गलती है, अभिराम का अर्थ स्थिर नहीं बल्कि क्या होता है? मोहक होता है। ठीक है, और अविराम का लगातार होता है, ये सही दिया, लेकिन ये वाला यहाँ पे गलत दे दिया। ठीक है, अभिराम का मतलब होता है मोहक, ना कि स्थिर। बाकी सभी जो है मिलान ठीक है। आदि माने आरंभ होता है, और आदि माने अभ्यस्त होता है। ठीक है, अचल माने स्थिर होता है, अंचल माने क्षेत्र होता है, और यश माने क्या होता है? बदनामी, और अयस माने होता है लोहा। ओके, तो बाकी सभी सही है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अतियुक्ति शब्द में संधि है। ऑप्शन है दीर्घ, गुण, यड़ या अयादि। ओके, अतियुक्ति में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें यड़ संधि है। ठीक है, जब शब्द में कहीं आपको कोई आधा वर्ड मिल जाए, अक्षर मिल जाता है, तो वहाँ पे यड़ संधि होता है, यहाँ पे ऐसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे आधता है, इसलिए आप यड़ संधि इसको मान सकते हैं। ओके, यड़ संधि ही है, यही सही होगा। चलिए अगला है, आंख का पर्यायवाची है। ऑप्शन है लोचन, पावक, वसन या प्रभा। ओके, हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, आंख का पर्यायवाची लोचन होता है। इसके अलावा आंख के पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं? नेत्र, दृग, चक्षु। ओके, पावन जो आपका पावक जो दिया हुआ है, ये पावक तो आग का पर्यायवाची है। ठीक है, वसन जो है वस्त्र का पर्यायवाची है। ठीक है ना, चलिए अगला है,
निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है कुख्यात, कृतघ्न, कलुष या कड़वा। ओके, तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कलुष। निष्कलुष का विलोम क्या होता है? कलुष होता है। ओके, नेक्स्ट है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना या बीमार होना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत गुस्सा होना। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। क्वेश्चन दिया है 2.19 का स्क्वायर प्लस इन टू दिया है ब्रैकेट के बाहर, फिर इन ब्रैकेट दिया है 2.19 इंटू 3.81 प्लस 3.81 का स्क्वायर दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे ये आपका जो है यहाँ पे ए स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2ab बन रहा है, यहाँ बी स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला लगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी करके 36 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया है 52, ये 4/5, 7/8 तथा 6/7 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ओके, तो इस सॉल्व करने का तरीका दो तरीके से, या तो हर का एलसीएम ले लीजिए, सबके हर को बराबर कर दीजिए, और फिर जिस भिन्न का अंश बड़ा आएगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। ओके, या दूसरा तरीका हर से अंश में भाग दे दीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाए कौन सी भिन्न बड़ी है। ओके, तो हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7/8 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है होल अंडर रूट में अंडर रूट 19 दिया हुआ है। ओके, फिर प्लस अंडर रूट होल अंडर रूट 19 दिया है प्लस 8 अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करना है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, यहाँ क्या करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ने की कोशिश करिएगा, इसी पे आधारित होता है। यहाँ पे देखिए, अगर 2ab होता है ना, तो यहाँ से अगर हम 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 3, इस तरह से बन जाएगा ना, क्योंकि 4 दूनी 8 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आप 4 और अंडर रूट 3 ये दिया हुआ है ना, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर आप 19 को भी इसी फॉर्म में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, अब एक यहाँ पे यानी कि ए की वैल्यू 4 आई, तो फॉर्मूले में क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर होगा तो इसको क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि क्या बन जाएगा? 4 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, क्या बन जाएगा? 4 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब कोई कोई भी संख्या जो है अंडर रूट में लिखी होती है स्क्वायर फॉर्म में, तो बाहर आने पे 1 हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये 2 बचेगा, उसी तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा? जब बाहर निकल जाएगा तो 4 अंडर रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ए 4 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, 13.5 आएगा। ओके, देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आपका क्या हो गया? 24 25 26 27 28 29। ठीक है, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 संख्याओं का औसत निकाल लीजिए, फिर 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, तो क्रम से आपको क्या है? 2 2 5 7 और 2 5 7 को छोड़ दीजिए, फिर आप 11 से ले लीजिए। ठीक है, चौथी जो अभाज्य संख्या 11 से लेके आप प्रथम 10 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या ले लीजिए, फिर उनका अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों का औसत निकाल के फिर आप अंतर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इजी है, 13.5 आ जाएगा। इतना हिंट का पर्याप्त है आपके लिए, आप इतना कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में उत्तीर्ण रहे? ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए 600 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताए जा चुके हैं पहले के प्रैक्टिस सेट में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए चचेरा भाई आएगा। ओके, चचेरा भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे आप ना, तो आएगा फुफेरा भाई। ठीक है, बुआ का लड़का आएगा तो फुफेरा भाई हुआ। यहाँ पे ऑप्शन में दिया चचेरा भाई, कजिन ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, कजिन, चाहे वो फुफेरा भाई, चचेरा भाई या ममेरा भाई। ठीक है, उसको हमेशा कजिन बोलते हैं, तो वही इंग्लिश वाला वर्जन हिंदी में दे दिया है चचेरा भाई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही तरीका, क्या होता है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर एंड सेंचुरी कोड।
डिवाइडेड बाई 7, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, शुक्रवार आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, असंगत अलग करें। दिया है ऑप्शन में 378, 326, 146 या 198। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 378 जो है सबसे अलग है, क्योंकि देखिए सभी संख्याओं में क्या हो रहा है, जैसे ये 326 है। ओके, तो 326 में क्या हो रहा है? 326 ये 18 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है, और 324 प्लस 2 कर दिया गया तो ये आ गया 326। ठीक है, इसी तरह से 146, ठीक है, 146 में क्या हो रहा है यहाँ पे? ये होता है 12 का स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 जोड़ देंगे आ जाएगा 146। उसी तरह से 198 है। ठीक है, तो आ जाएगा 196, 196 198 है तो 196 होता है। 196 किसका होता है स्क्वायर? ये आपका 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब इसमें प्लस 2 कर देंगे तो 198 हो गया है। ठीक है, ये अलग है सबसे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार थका शांत से संबंधित है उसी प्रकार दुखी डैश से संबंधित है। ओके, यहाँ पे देखिए दुखी लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही से प्रिंटिंग नहीं हुई है। ऑप्शन है भावना, मूड, खुश या उदास। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, उदास। कह रहा है थका जिस प्रकार शांत से संबंधित है उसी तरह से दुखी जो है वो उदास से संबंधित है। ठीक है, कोई थका होगा तो क्या होगा? इसका रिजल्ट के रूप में क्या आएगा? वो शांत रहेगा। अगर कोई थका रहता है तो शांति तो रहता है। ठीक, उसी तरह से अगर कोई दुखी है तो क्या होगा? वो उदास होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मदर को QDGSNL लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? SHEATH। ठीक है, दे रहा है SHEATH दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है को किस प्रकार लिखा जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, GSZDZR लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ देखिए फर्स्ट चंड लास्ट वाला यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, इस यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते आएंगे आप, इसमें -1 हो रहा है, कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बाली, ब्राजीलिया या बैंकॉक। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, नई दिल्ली। इसकी डिटेलिंग है, 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। ओके, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ब्राजील में आयोजित होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन है चेतक, इंद्रजाल, प्रखर या प्रबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट, इंद्रजाल। ओके, इसकी डिटेलिंग है, सितंबर 2023 में हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा AI संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया गया, जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया है। ओके, तो इंद्रजाल क्या है? एक एंटी ड्रोन सिस्टम है AI आधारित। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। ओके, तो इसके बारे में बात करें तो सितंबर 2023 में हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा AI संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया गया, जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया है। यह सिस्टम न केवल परमाणु प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकने में सक्षम है, अपितु किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किसे नेस्कॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हितेन दलाल, मनु गोयल, राजेश नाम्बियार या अनंत माहेश्वरी। ओके, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट, राजेश नाम्बियार। इसकी डिटेलिंग है, सितंबर 2023 में कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर अनंत माहेश्वरी का स्थान ग्रहण करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ एंड जयपुर। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, चेन्नई। इसकी डिटेलिंग है, सितंबर 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन पहली बार भारत की चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और रवांडा सहित कुल 15 देशों के स्ट्रीट बच्चे भाग लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? ऑप्शन है अयोध्या, आगरा, नोएडा, वाराणसी। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, वाराणसी। इसकी डिटेलिंग है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है। 644.49 करोड़ रुपए की लागत वाला यह रोपवे
वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के मध्य संचालित होगा। इसके बनने के बाद भारत बोलीविया और मैक्सिको के बाद विश्व का तीसरा देश होगा जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी। ओके, तो भारत में यानी कि वाराणसी में जब यह रोपवे बन जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, तो भारत जो है ऐसा तीसरा देश होगा विश्व में जहाँ पे ये सुविधा प्रदान की गई है। और इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो पहले स्थान पे आपका कौन सा है, बोलीविया है, और दूसरे स्थान पर मैक्सिको, फिर भारत तीसरा देश बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। ओके, इसकी डिटेलिंग है, मई 2023 में उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, मथुरा एंड गोरखपुर। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी गोरखपुर शहर में खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा के सेक्टर 16A में किया जा रहा है। ओके, बात करें उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नोएडा में किया जा रहा है। कौन से सेक्टर में? सेक्टर जो है 16A में। ठीक है, और रीजनल फिल्म सिटी जो है गोरखपुर में बनाई जा रही है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। चलिए इसकी डिटेलिंग है, सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटक। ओके, इसकी डिटेलिंग है, अगस्त 2023 में कर्नाटक में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार एक परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। ओके, तो गृह लक्ष्मी योजना कौन से राज्य की सरकार ने स्टार्ट की? कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट या सतह पर लैंड हुआ था उसका क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन है प्रज्ञान पॉइंट, त्रिशूल पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट या तिरंगा पॉइंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शिव शक्ति पॉइंट। ओके, इसकी डिटेलिंग है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट या सतह पर लैंड हुआ था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ओके, डेट याद रखिएगा, सॉफ्ट लैंडिंग किस डेट को हुई थी? तो 23 अगस्त 2023, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है नीचे दिए गद्यांश के बाद यानी प्रश्न नंबर 71 से 75 जो है ये पैसेज से रिलेटेड है। गद्यांश को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया हुआ है, व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है, यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है,
खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? ऑप्शन है भूमंडलीकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण या ओलंपिक। ओके, तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्यवसायीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? ऑप्शन है खेल उत्सव, आईपीएल, कोडा कंपनी या उद्योग। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, उद्योग। ठीक है, खेल की अर्थव्यवस्था को किससे बढ़ावा मिला है? उद्योगों से बढ़ावा मिला। ओके, नेक्स्ट है, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, आम लोगों पर या पर्यटन पर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, आम लोगों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों, आम जनजीवन या राजनीतिक लोगों पर। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। ओके, नेक्स्ट है, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? ऑप्शन है आयोजकों, जनता, लोगों की या सरकार की। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आयोजकों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 76 टू 80, ये भी जो है आपका पैसेज से रिलेटेड है। आइए पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे अलग निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता असर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, खेलों का गिरता स्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ऑप्शन है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव या खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान जो है ये खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, बल्कि ये तो और अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी से या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपसी गुटबंदी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, खेल। खेल जो है ये राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्योंकि स्तर गिर रहा है खेलों का, इस वजह से। अगला है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ है क्या है, आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोस्तपूर्ण नीतियां, खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।